हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, शीघ्र अतिशीघ्र हम फिर आपके सामने हाजिर हैं अनिल मोहन के उपन्यास जथुरा के चौथे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शीघ्र ही प्रारंभ करते हैं जथुरा का एपिसोड नंबर 4। वापस मुंबई बंगले पर सोहनलाल, बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव जा चुके थे। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ दिल्ली रह गए थे। यहाँ के हालातों के बारे में तुम मुझे बता देते तो मैं मोना चौधरी के रास्ते से हट जाता, देवराज चौहान बोला। मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए नहीं बताया, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। जथुरा तुम्हें और मोना चौधरी को लड़वाकर किसी एक को खत्म कराने पर आमादा है। मेरे विचार में हमें पूर्व जन्म के सफर की तैयारी कर लेनी चाहिए। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। क्यों? जथुरा खामोश नहीं बैठने वाला। अब की बार वो कोई खास पैंतरा इस्तेमाल करेगा। काल चक्र, जगमोहन कह उठा। ये काल चक्र जाने क्या भला है जो इतना सब कुछ होने के बाद जथुरा काल चक्र का इस्तेमाल कर रहा है तो यकीनन वो कुछ खास ही होगा। देवराज चौहान ने कस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमें जथुरा की चालों से सतर्क रहना चाहिए। नहीं रह सकते क्योंकि उसके पास ताकतें हैं। वो अब हम सब अलग अलग हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। जथुरा की याद है तुम्हें? नहीं। पोते बाबा की भी याद नहीं? नहीं। तभी जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। सिगरेट के धुएं में उसे हाथ की उंगलियां पल भर के लिए दिखाई दी थी। उधर धुआं फेंको, जगमोहन के होठों से निकला। क्या? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। उधर धुआं फेंको, उधर, वहां शायद पोते बाबा है, वो आ चुका है, जगमोहन व्याकुल स्वर में बोला। देवराज चौहान ने ऐसा ही किया। अगले ही पल धुएं में पोते बाबा की आकृति चमकती चली गई। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे उस आकृति को देखकर। ये पोते बाबा है? पोते बाबा का दाढ़ी वाला चेहरा मुस्कुरा पड़ा। मैं धूप लाता हूँ, उसके धुएं में इसकी आकृति आधी अधूरी नजर आती रहेगी, कहकर जगमोहन चला गया। कैसा है तू देवा? पोते बाबा की आवाज सुनाई दी। आकृति सोफे की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल आकृति धुएं से बाहर थी, नजर आनी बंद हो गई। देवराज चौहान ने पुनः कस लेकर सोफा चेयर पर धुआं फेंका तो वहां बैठा पोते बाबा दिखा। देवा को पोते बाबा का सलाम। देवराज चौहान उसे देखता रहा। पहचाना मुझे? पोते बाबा की आकृति के होंठ हिले। नहीं, तीसरा जन्म है तुम्हारा। जन्मों की यादों के पीछे खो चुकी है तुम्हारी यादें, लेकिन तुम्हें कभी भी सब कुछ याद आ सकता है। क्यों याद आ सकता है? क्योंकि अब पूर्व जन्म से तुम्हारे तार जुड़ते जा रहे हैं, तभी तो तुम मेरे से बात कर रहे हो। तुम हकीकत में कौन हो? जथुरा का सबसे खास सेवक। मैं जथुरा को भी नहीं जानता। मैं अपने मुंह से तेरे को जथुरा की याद नहीं दिलाऊंगा। अपने बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं गुलचंद का यार हुआ करता था। सोहनलाल का? हाँ, उसके बाद जथुरा की सेवा में चला गया और आज जथुरा का खास हूँ। देवराज चौहान पोते बाबा की आधी अधूरी नजर आ रही आकृति को देखे जा रहा था। तभी जगमोहन मोटी सी धूप जलाकर वहां ले आया था। उसमें उठता धुआं वहां फैलने लगा। धूप को उसने पास टेबल पर रख दिया। अब धुएं में पोते बाबा की आकृति बहुत हद तक स्पष्ट नजर आने लगी थी। क्या बात हुई? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अभी तो कुछ खास बात नहीं हुई, देवराज चौहान ने कहा। फिर पोते बाबा से बोला, तुम चाहते क्या हो? मैं जग्गू से चाहता था कि जथुरा के कामों में दखल ना दे, उसके हादसों को ना रोके। जथुरा की कोई दुश्मन शक्ति जग्गू को जथुरा के द्वारा कराए जाने वाले हादसों का पूर्वाभास करा रही है। वो शक्ति हादसों की इस तरह की कड़ी से पूर्वाभास जग्गू को करा रही है कि तुम लोग पूर्व जन्म की यात्रा करने पर मजबूर हो जाओ। तुम्हें या जथुरा को इसमें क्या परेशानी है? तुम लोगों की इस बार की पूर्व जन्म की यात्रा जथुरा के महल पर जाकर खत्म होगी। जथुरा से झगड़ा होगा तुम सबका, और जथुरा नहीं चाहता कि ऐसा झगड़ा हो। वो नहीं चाहता कि जग्गू को कुछ हो। बकवास है, जगमोहन बड़बड़ा उठा। जगमोहन को कुछ होने में जथुरा को क्या तकलीफ है? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में पूछा। जथुरा पर जग्गू का कोई एहसान है। वो नहीं चाहता कि जग्गू उससे टक्कर ले और जान गंवा बैठे। तुम जथुरा से कह दो कि वो जगमोहन की चिंता ना करे। देवराज चौहान बोला। अवश्य कहूंगा देवा, तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? क्या?
बोलो। जग्गू को जथुरा के मामलों में दखल देने से मना कर दो। मैं जथुरा के हक में कोई काम क्यों करूं? वो हमारी दुनिया में हाथ से तैयार करके भेजता है, लोगों को खामखाम मौत के मुंह में भेजता है, जो कि गलत बात है। तुम जथुरा को ये सब करने को मना कर दो। ये संभव नहीं। हादसों का देवता है जथुरा, वो अपने कर्म से पीछे कैसे हट सकता है? तो हम भी अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। मैं तुम्हें अमूल्य पत्थर दूंगा जिसकी कीमत इस दुनिया में बहुत है। पोते बाबा के होंठ हिलते दिखे। नहीं चाहिए हमें तुमसे कुछ। सोच लो देवा। पोते बाबा गंभीर हो उठा। जथुरा का तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें कुछ नहीं करना जथुरा का। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे और जथुरा के रास्ते एक होते चले जाएंगे। फिर झगड़ा तो होगा ही। इस बारे में जथुरा को सोचना चाहिए। जथुरा कह रहा था कि देवा समझदार है, वो जरूर तेरी बात मान जाएगा। देवराज चौहान ने कड़वी निगाहों से पोते बाबा की आकृति को देखा, फिर कह उठा, जथुरा से कह देना कि देवराज चौहान बहुत बड़ा बेवकूफ है। अवश्य कहूंगा कि तुमने ऐसा कहा, परंतु तुम लोग जथुरा के कहर से बच नहीं सकते। जथुरा को इस तरह पीछे नहीं पड़ना चाहिए। देवराज चौहान ने कहा, जग्गू नहीं मानता जथुरा की बात, तू नहीं मानता तो कहर तो बरपेगा ही। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता आ ठहरी। तभी जगमोहन बोला, अब तुम क्या करने वाले हो? मोमो जिन्न ने सपन चड्डा के सामने काल चक्र का जिक्र किया था। हाँ, काल चक्र अब तुम सब पर फेंका जाने वाला है। जथुरा के काल चक्र से कोई नहीं बच सका अब तक। जथुरा काल चक्र का इस्तेमाल ही तब करता है जब सामने वाला उसकी बात ना माने। काल चक्र है क्या? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले वक्त में खुद ही तुम लोगों को एहसास हो जाएगा। पोते बाबा हंस पड़ा। तुम लोग अपने को बहुत बड़े समझते हो, लेकिन काल चक्र में फंसकर पिस जाओगे, पागल हो जाओगे। उल्लू का पट्ठा, जगमोहन कुढ़कर बोला। अब मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानूंगा जग्गू। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में कह उठा, जथुरा हादसों का देवता है? हाँ देवा। पोते बाबा की रेखाओं वाली आकृति के होंठ हिलते दिखे। तो वो हमें मारने के लिए कोई भी हादसा रच सकता है? नहीं, जथुरा की शक्तियां तुम लोगों पर तब तक असर नहीं करेंगी जब तक तुम लोग पूर्व जन्म में प्रवेश नहीं करते। तो काल चक्र कैसे असर करेगा हम पर? वो काल चक्र जथुरा का अपना नहीं है, सोबरा का काल चक्र है वो। सोबरा ने कभी वो काल चक्र जथुरा पर काबू पाने के लिए फेंका था, परंतु जथुरा ने उस काल चक्र को अपनी ताकतों के सहारे कैद कर लिया। अब उसी काल चक्र पर जथुरा नई कहानी रचकर तुम सबके नाम पर छोड़ने जा रहा है। बचेगा कोई भी नहीं। काल चक्र छोड़ने पर क्या होगा ये नहीं बताऊंगा। पोते बाबा हंसा। तुम लोग भुगतोगे तो समझ जाओगे। बताने में क्या हर्ज है? मेरा बहुत सा वक्त खराब होगा, अभी भी वक्त है। काल चक्र से बच सकते हो। पोते बाबा बोला कि जगमोहन जथुरा के रचे हादसों में दखल ना दे। ठीक समझे, हम तुम्हारी या जथुरा की कोई बात नहीं मानेंगे। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। तभी जगमोहन कह उठा, सोबरा कौन है? नहीं जानते? ओह, तुम लोगों को तो अभी कुछ भी याद नहीं आया। सोबरा जथुरा का भाई है, परंतु दोनों में कभी नहीं बनी। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। दोनों के पिता जगन्नाथ के पास शक्तियों वाली कुछ चाबियां थीं, जिन्हें जगन्नाथ के मरते ही जथुरा ने हासिल कर लिया, और अब सोबरा उन शक्तियों वाली चाबियों को पाना चाहता है। तो हमेशा की तरह वहां पर अपने ही झंझट पहले से चालू हैं। जगमोहन ने कहा, ये तो हर दुनिया में चलते रहते हैं। तो मैं जाऊं? तुम आए ही क्यों थे? एक बार बात करने, ये सोचकर कि शायद देवा कोई ठीक फैसला ले ले, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। देवराज चौहान कठोर निगाहों से पोते बाबा की आकृति को देखे जा रहा था। जथुरा गलत कदम उठा रहा है। देवराज चौहान कह उठा, वो तुम लोगों को पूर्व जन्म में नहीं आने देना चाहता, और तुम लोगों के कर्म तुम्हारे कदम पूर्व जन्म की तरफ बढ़ा रहे हैं। 2 पल खामोशी रही, फिर पोते बाबा की आकृति को सोफे से उठते देखा। उसके बाद वो धुएं के दायरे से दूर होते हुए गायब हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। मेरे ख्याल में खतरनाक मामला शुरू होने वाला है। जाने कैसा है कालचक्र, जगमोहन बोला। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि तभी जेब में मौजूद मोबाइल बज उठा। हेलो। देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर बात की। कहाँ हैं आप? नगीना की मीठी आवाज कानों में पड़ी। जगमोहन के पास बंगले पर। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, आ रहे हैं? मैंने खाना तैयार कर रखा है, जगमोहन को भी साथ ले आइए। कुछ देर में आता हूं ना, कहकर देवराज चौहान ने मोबाइल बंद कर दिया।
नगीना भाभी का फोन था? जगमोहन ने पूछा। हाँ, उसने खाना तैयार कर रखा है, तुम्हें भी बुला रही है, देवराज चौहान ने कहा। फिर तो मैं जरूर जाऊंगा, जगमोहन मुस्कुराया। जथुरा के काल चक्र के बारे में हमें गंभीर हो जाना चाहिए, देवराज चौहान बोला। वो हमें मुसीबत में डाल। कभी कभी सोचता हूँ कि जथुरा के रास्ते से हट जाऊं, परंतु जब होने वाले हादसे का पूर्वाभास होता है तो उस तरफ भाग जाता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। ये पूर्व जन्म का मामला है, तुम इससे बचे नहीं रह सकते। ये जब जब शुरू हुआ हमें पूर्व जन्म में प्रवेश करना पड़ा। जगमोहन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि उसी पल उसके मस्तिष्क में बिजलियां कौंधी। उसने दोनों हाथों से सिर थाम लिया, आंखें बंद होती चली गईं। मस्तिष्क में बिजलियां चमक रही थीं। क्या हुआ? देवराज चौहान उसकी बदलती हालत पर चौंका। चुप रहो, जगमोहन के होठों से कठिनता से ये शब्द निकले, परंतु उस आवाज को सुनकर देवराज चौहान चौंक पड़ा। वो आवाज जगमोहन की नहीं थी। देवराज चौहान वहीं खड़ा हैरानी से जगमोहन को देखता रहा। एकाएक जगमोहन के मस्तिष्क में चमकती बिजलियां थम गईं। सब कुछ शांत नजर आने लगा। उसके मस्तिष्क ने देखा कि वो जगह बेहद शांत है, हरे भरे पेड़ों से भरी जगह है। वहां चट्टानें भी थी, जमीन भी थी। कुछ दूर छोटी सी बस्ती बनी नजर आ रही थी। वहां छांव भी थी, धूप भी थी, हवा में नमी थी। उसके उसके कान पानी की छपाक छपाक सुन रहे थे। फिर उसने समुद्र की लहरों को देखा जो किनारे पर आती और वहां आपस में टकराकर आवाज करती और झाग बनाती लुप्त हो जाती। ये समुद्र के किनारे कोई जगह थी, परंतु शोर शराबे से दूर। वहां के नजारे जगमोहन का मस्तिष्क देख रहा था कि तभी धूप में एक चट्टान पर पड़ा उसे कोई दिखा। वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। जगमोहन को लगा जैसे वो उसके पास जा पहुंचा हो। वो कोई युवती थी, गुलाबी सूट पहने थी, दुपट्टा उसके गले में फंसा था। उसके सिर के बाल कंधे तक लंबे थे, जो कि इस वक्त अस्त व्यस्त थे। जगमोहन को लगा कि जैसे वो उसे पहले भी कहीं देख चुका है। वो औंधी पड़ी बेहोश जैसी लग रही थी। जगमोहन को लगा जैसे वो उसके बेहद करीब पहुंच गया हो, उसका कंधा पकड़कर उसे हिला रहा हो, परंतु उसके हिलाने का युवती पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसने युवती को सीधा किया। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो चौंका। वो नगीना थी, जो कि इस वक्त गहरी बेहोशी में थी। अगले ही पल जगमोहन का मस्तिष्क शांत होता चला गया। दिमाग में उठा तूफान, बिजलियां थम गई थी। जगमोहन गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने आंखें खोली, सिर पर रखे दोनों हाथ हटा लिए। देवराज चौहान की निगाह एकटक जगमोहन पर थी। जगमोहन, देवराज चौहान बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम? नगीना भाभी, जगमोहन के होठों से निकला। क्या मतलब? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मुझे पूर्वाभास हुआ है, नगीना भाभी खतरे में है। हमें जल्दी से नगीना भाभी के पास पहुंचना होगा, जगमोहन तेज स्वर में बोला। लेकिन तुमने देखा क्या है? रास्ते में बताऊंगा, जगमोहन कहता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। देवराज चौहान भी उसके पीछे चल पड़ा। जब तुम्हें कुछ हुआ था तो मैंने तुम्हें पुकारा, देवराज चौहान उसके पीछे बढ़ता कह उठा। तब तुमने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन उस वक्त तुम्हारे होठों से निकली आवाज तुम्हारी आवाज नहीं थी। चुप रहो, मुझे पहले नगीना भाभी को बचाना है। मुझे लगता है जथुरा ने अपना काल चक्र छोड़ दिया है। शाम के 7:30 बजे थे। उस पार्क में बच्चे और औरतें मौजूद थे। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। बच्चे और औरतें घर जाने लगे थे। वो बूढ़ी सी पतली औरत बेंच पर चश्मा लगाए बैठी थी। 70 बरस की उसकी उम्र होगी। बाल पूरे सफेद थे, चूहे की पूंछ की तरह पतली सी चुटिया बनी गर्दन से जरा ही नीचे थी। पास में 5 फीट की लाठी रखी थी, जिसे थामकर वो चलती थी। वो बूढ़ी औरत भी घर जाने को सोचने लगी थी। उसी पार्क के ऊपर रुई जैसा बाल के साइज का सफेद गोला तैर रहा था, जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी। ज्यों ही अंधेरा होना शुरू हुआ, पार्क के लोग धीरे धीरे घर जाने लगे तो वो रुई का गोला सफेद सी आकृति में बदला और नीचे आकर वो आकृति बूढ़ी औरत के सिर पर मंडराने लगी। ऐसे अंधेरे जैसे समय में उस आकृति को देख पाना आसान नहीं था। फिर वो आकृति जैसे बूढ़ी औरत के सिर में समाती चली गई। बुढ़िया के मस्तिष्क को कुछ असुविधा सी हुई। वो उठ खड़ी हुई। आसपास उसने देखा, पास रखी लाठी उठा ली। 1-2 बार उसने सिर पर हाथ फेरा, फिर कह उठी, कौन है? स्वर बूढ़ा ही था। मैं, भौरी। बुढ़िया को लगा जैसे उसके कान में कोई फुसफुसाया है। भौरी कौन? भौरी,
इस बार फुसफुसाहट में चंचलता आ गई थी। तू मेरे अंदर क्यों आ गई? बूढ़ी औरत के होंठ से निकला। काम है क्या? तेरे से नहीं, कहीं और काम है, लेकिन उस काम के लिए मुझे शरीर भी तो चाहिए, सो तेरा ले लिया। चली जा, मैं तुझे अपना शरीर इस्तेमाल न करने दूंगी। सोच ले, तू बूढ़ी हो चुकी है, मैं तेरे को जवान बना दूंगी। जवान? खूबसूरत भी। झूठ बोलती है तू, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू भला मुझे कैसे जवान बना सकती है? ऐसी जवान बना दूंगी कि मर्द तेरे पे मरेंगे। तू बच्चे जन सकेगी। बोल, बना दूं? बना। तेरे शरीर में रहकर मेरे को कोई काम करना है, वो तू मुझे करने देगी? जवान बनने के बाद? हाँ, इस हाल में तो तू मेरे काम की नहीं। तेरी हाँ है तो कह, तेरे को जवान बना दूं? मैं क्यों मना करूंगी जवान बनने से? बुढ़िया कह उठी। रंगीन मिजाज है तू, इस उम्र में भी जवान होकर मजे लेने के सपने देखती है तू। तूने ही तो कहा है कि तू मुझे जवान बना देगी। मैं तेरे को बुलाने तो नहीं गई। नहीं बना सकती तो जा। भौरी बड़े कमाल की है। तू अपना नाम तो बता। कमला रानी। मैं तेरे को जवान बना रही हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी, तू घबराना नहीं। तकलीफ? मैं बूढ़ी तकलीफ नहीं सह सकती। वो तू मुझ पर छोड़ दे, तेरे को कुछ नहीं होगा। भौरी का हाथ अब तेरे पर है। अगले ही पल बूढ़ी औरत के पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ी। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, परंतु चीख जैसे गले में ही घुटकर रह गई। सब्र रख। भौरी की फुसफुसाहट उसे सुनाई दी। तब तक पार्क में अंधेरा छा चुका था। एकाएक बूढ़ी औरत ने अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस किया। अजीब सी सनसनाहट शरीर में दौड़ती चली गई। फिर सब कुछ थम गया। बूढ़ी औरत ने लाठी छोड़ी और अपने शरीर को टटोल टटोल कर देखने लगी। वो सच में जवान हो गई थी, परंतु अंधेरे के कारण वो खुद को देख नहीं पा रही थी। जवान हो गई हूँ, जवान हो गई। बूढ़ी का स्वर भी अब जवानी से भर गया था। देखा भौरी का कमाल? तू सच में मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। भला हो तेरा जो तूने। अब तू जवान है, जवान की तरह बात कर, बुजुर्गों की तरह आशीर्वाद देना छोड़ दे। आह, घर जाकर मैं अपने बेटे को हैरान कर दूंगी कि वो तू घर नहीं जाएगी। क्यों? भूल गई तूने मेरे से वादा किया था कि मेरा काम करेगी? ना करूं तो मैं तेरे को फिर बूढ़ी बना दूंगी, तेरी जान ले लूंगी। बहुत खतरनाक हूं मैं। भौरी है मेरा नाम। कमला रानी कांप उठी। मेरी जान मत लेना। तो अपना वादा निभा। वो तो ठीक है, परंतु मेरे घर वाले मेरा इंतजार करेंगे, मुझे ढूंढेंगे। तेरी परवाह किसी को नहीं है। तू घर ना गई तो वो सोचेंगे बूढ़ी से जान छूटी। वैसे भी तू क्या समझती है कि तेरे घर वाले तेरे को पहचान लेंगे? वो तेरे को नहीं पहचानेंगे, तेरे को घर में नहीं घुसने देंगे। ये तू क्या कह रही है? सही कह रही हूँ। अब तू अपनी बहू बेटी से ज्यादा जवान है और मैंने तेरा चेहरा भी बदल दिया है। चेहरा भी बदल दिया? कैसे? कमला रानी हैरान सी कह उठी। जिस चेहरे को मैंने अपनी आंखों में बसाकर मंत्र पढ़ा तेरे लिए, तू उसी के चेहरे जैसी जवान हो गई। तेरे शरीर का एक एक हिस्सा उस जैसा हो गया। कुछ ही देर में तेरी आवाज भी उसी की तरह हो जाएगी। मैं किसके जैसी हो गई? मोना चौधरी के जैसी। उसकी हर चीज, हर अदा, सब कुछ तेरे में आ चुकी है। ये नहीं हो सकता। मैंने कर दिया है। ओह, मोना चौधरी है कौन? तूने अब मेरे साथ ही रहना है। धीरे धीरे तेरे को सब पता चल जाएगा। मैं कब तक तेरे साथ रहूंगी? जब तक मैं तेरे से काम नहीं ले लेती। ये कब तक चलेगा? 1-2 दिन, महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं। याद रख, मैंने तुझे जवानी दी है, भरपूर शरीर दिया है, बेहद खूबसूरत चेहरा दिया है। तेरे को मेरा एहसान याद रखना चाहिए और मेरा कहना मानते रहना है, तभी तेरी जवानी सुरक्षित है। क्या तू चाहती है कि तू पहले की तरह फिर बूढ़ी हो जाए, लाठी पकड़ कर चले? न, नहीं चाहती। कमला रानी ने कांप कर कहा। तो मेरी हर बात मानती रहना। मानूंगी, लेकिन तू असल में है कौन? मैं सोबरा के कालचक्र का छोटा सा हिस्सा हूँ और अब कालचक्र उसके भाई जथुरा के इशारे पर काम कर रहा है। मैं समझी नहीं। कालचक्र पर जथुरा का कब्जा है। अब कालचक्र अब वही करेगा जो जथुरा का आदेश होगा। मैं अब भी नहीं समझी। तू कुछ मत समझ। भौरी उसके कानों में कह उठी। तू अब मेरी दुनिया में आ चुकी है। जरूरत के मुताबिक मैं तेरे भीतर वो सब चीजें डाल दूंगी कि तू सब कुछ समझकर मेरे मुताबिक काम करे। चल, अब चलें। कहाँ? अब मेरी कमला रानी भौरी के लिए अपना पहला काम करेगी। कमला रानी चल पड़ी।
तेरा नाम मोना चौधरी है। बाकी सब बातें मैं अभी तेरे दिमाग में डाल देती हूँ, जिसकी तुझे जरूरत पड़ेगी। उस छोटे से बंगले की रोशनियां रोशन थी। नगीना नौकरानी सत्या के साथ किचन में व्यस्त थी। वो खुश थी कि देवराज चौहान और जगमोहन पहुंचने वाले हैं। किचन खाने के सामानों की महक से महक रहा था। जल्दी कर सत्या, कोई चीज छूट न जाए, नगीना कह उठी। कुछ नहीं छूटेगा बीबी जी, मुझे सब याद है। उसी पल कॉलबेल बजी। लो, नगीना के होठों से निकला, वो आ गए। आप दरवाजा खोलिए बीबी जी, मैं इधर का सारा काम ठीक से संभाल लूंगी। नगीना किचन से बाहर निकली और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। कई दिन से देवराज चौहान को देखा नहीं था उसने। नगीना ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। अगले ही पल वो बुरी तरह चौंकी। सिट पिटा सी गई भीतर ही भीतर। सामने मोना चौधरी खड़ी थी, जीन्स की पैंट और स्कीवी पहने। परफ्यूम की महक नगीना की सांसों से टकराई। तुम? नगीना के होठों से निकला। हैरान हो गई नगीना, मोना चौधरी कह उठी। देवराज चौहान का इंतजार कर रही है? तुझे कैसे पता? नगीना ने नागवार स्वर में कहा। मुझे तो सब खबर रहती है। इस वक्त तू देवराज चौहान के लिए तरह तरह के पकवान बना रही है। नगीना मोना चौधरी को देखती रही, फिर बोली, तेरे मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि तू मेरे से कोई मजाक कर सके। मुझे भीतर आने को नहीं कहेगी? जरूरत नहीं समझती, नगीना ने शुष्क स्वर में कहा। हम दोनों में पूर्व जन्म का रिश्ता है नगीना। तू मेरे पास किस लिए आई है? नगीना बोली। काम है, लेकिन तू तो मुझे भीतर ही आने को नहीं कह रही। क्या मैं यहीं खड़ी बात करूंगी? हाँ, नाराज क्यों है मुझसे? तू मेरे पति को जान से मारने की कई बार कोशिश कर चुकी है, नगीना ने तीखे स्वर में कहा। मोना चौधरी हौले से हंसी। तू अभी भी बीती बातों को दिल से लगाए बैठी है? तभी सत्या वहां आ पहुंची। बीबी जी, काम हो गया। अगले ही पल सत्या मोना चौधरी को दरवाजे के बाहर खड़ी देखकर ठिठकी। तू जा सत्या, मैं मोना चौधरी से बात कर रही हूँ। सत्या चली गई। नगीना, मोना चौधरी धीमे स्वर में बोली, तू मुझे नहीं जानती, मैं भौरी हूँ। भौरी? नगीना के माथे पर बल पड़े। तू जो भी है, चली जा यहाँ से। देवराज चौहान आने वाला है। और इसी पल नगीना की सांसों से भीनी भीनी सुगंध टकराई। नगीना के होश गुम होने लगे। इससे पहले कि नगीना नीचे गिरती, मोना चौधरी ने उसे थामा, कंधे पर लादा और तेजी से गेट की तरफ बढ़ गई। तभी कमला रानी के कानों में भौरी की फुसफुसाहट पड़ी। क्यों, कैसा लगा कमला रानी? अच्छा लगा। ये काम मेरे लिए नया है। क्या सच में मेरे में इतनी ताकत आ गई है कि किसी को उठा सकूं? उठा तो रखा है, तू खुद ही देख ले। भौरी मुस्कुराई। जाना कहाँ है? फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब तो तूने मेरे साथ रहकर हर पल मौज ही करनी है। अब तू सच में रानी बन गई है। मेरा हुक्म मानती रहे और रानी बनकर जिंदगी बिता। देवराज चौहान और जगमोहन नगीना वाले बंगले पर पहुंचे। गेट खुला था, प्रवेश दरवाजा भी खुला दिखा। भाभी, जगमोहन तेज स्वर में पुकारते हुए भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान उसके पीछे था। भाभी, जगमोहन ने पुनः ऊंचे स्वर में पुकारा। सत्या किचन से निकलकर उसके सामने आ गई। जगमोहन भैया, आप? नमस्कार, सत्या कह उठी। भाभी कहाँ है? सत्या ने भीतर प्रवेश कर चुके देवराज चौहान को भी देखा और कह उठी, बीबी जी अभी तो यहीं थी, दरवाजे पर मोना चौधरी मैडम से बात कर रही। मोना चौधरी? जगमोहन चौंका। देवराज चौहान के माथे पर बल उभर आए। बीबी जी ने ही कहा था कि वो मोना चौधरी से बात कर रही है। जब मैंने उन्हें बुलाया तो तुमने मोना चौधरी को देखा था? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, सत्या ने बाहर नजर मारी। आप बीबी जी से पूछ लीजिए, वो नजर नहीं आ रही यहाँ, भीतर होगी। होती तो मेरे पुकारने पर आ गई होती, जगमोहन ने व्याकुलता में कहा। मैं देखती हूँ, कहने के साथ ही सत्या भीतर चली गई। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। मुझे हैरानी है कि मोना चौधरी यहाँ थी, जगमोहन बोला। मुझे यकीन नहीं आता कि वो नगीना के पास आएगी। उसे नगीना के बंगले का पता नहीं चल सकता, लेकिन वो यहाँ थी। सत्या उसका नाम लेकर कह रही है। देवराज चौहान के होठों में कसाव आ गया। सत्या जल्दी ही लौट आई। बीबी जी तो बंगले में नहीं है, वो बोली। मुझे बताओ कि मोना चौधरी देखने में कैसी लग रही थी? उसका हुलिया? मैंने जरा सा तो देखा था उसे। मैंने सोचा वो बीबी जी की कोई पहचान वाली। तुम उसका हुलिया बताओ। सत्या ने हुलिया बताया। ठीक मोना चौधरी का हुलिया, वो ही थी, जगमोहन के होठों से निकला। लेकिन हुआ क्या? भाभी कहीं गायब हो गई है।
मोना चौधरी से बातें करते करते कहीं चली गई है। आओ बाहर देखें, देवराज चौहान ने कहा। देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकलते चले गए। 20 मिनट बाद वे लौटे। नगीना आई सत्या? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं जी। देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। जगमोहन बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। मुझे हैरानी है कि मोना चौधरी नगीना के पास यहाँ आई और फिर दोनों ही गायब हो गए। देवराज चौहान बोला। भाभी खतरे में है। मैंने पूर्वाभास में भाभी को अजीब सी जगह पर बेहोश पड़े देखा था। मैं जानता हूँ कि मेरा पूर्वाभास गलत नहीं हो सकता, हर बार वो सही निकलता है। जगमोहन बोला। मैं मोना चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो चुका था। जगमोहन ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। कुछ पल देवराज चौहान को देखने के बाद व्याकुल स्वर में कह उठा, ये जथुरा की चाल है। देवराज चौहान ने सख्त नजरों से जगमोहन को देखा। मोना चौधरी इस तरह नगीना के पास आकर गड़बड़ नहीं कर सकती। फिर भाभी भी कम नहीं है, कुछ बात तो है। नगीना के पास मोना चौधरी आई और उसके बाद नगीना गायब हो गई। हाँ, ऐसा हुआ है, परंतु ये सब जथुरा की चाल है। हमें काल चक्र को नहीं भूलना चाहिए। हम जानते हैं कि जथुरा हम सबको लड़वाने की चेष्टा कर रहा है। पोते बाबा ने भी ये बात स्वीकारी है। जगमोहन होंठ भींचकर बोला। हमें सब्र के साथ काम लेना होगा। जथुरा की चाल को पहचानना है कि। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जगमोहन ने उसे देखा। तुम सब्र के साथ काम लो, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मैं मोना चौधरी को देखता हूँ। जल्दबाजी मत करो। जगमोहन और भी ज्यादा परेशान हो उठा। ये तो स्पष्ट है कि नगीना के गायब होने के पीछे मोना चौधरी का हाथ है। हाँ, लेकिन अब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो मोना चौधरी होकर भी मोना चौधरी नहीं थी? ये नहीं कहना चाहता। तो मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जथुरा कैसी चाल चल रहा है। वो कोई भी चाल नहीं चल रहा। नगीना के गायब होने के पीछे मोना चौधरी है, मैं ये जानता हूँ। मैं इनकार नहीं करता, परंतु ये भी कहता हूँ कि इन सब हरकतों के पीछे जथुरा काम कर रहा है। मैं नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा, जगमोहन ने तेज स्वर में कहा। पोते बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जथुरा अब हम सबके लिए काल चक्र छोड़ेगा, हम सब में झगड़ा करवा देगा ताकि हम लड़ मरें और पूर्व जन्म के सफर के काबिल न रहें। जथुरा हमें पूर्व जन्म के सफर से रोकना चाहता है। शायद हमारा वो सफर उसके लिए नुकसान से भरा है। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि हम सब्र से काम लेंगे और झगड़ा नहीं करेंगे। अब तुम बेसब्र हुए जा रहे हो। नगीना मेरी पत्नी है, मेरी भी भाभी है वो, मुझे उसकी चिंता है। जितनी मुझे है उतनी चिंता तुम्हें नहीं हो सकती जगमोहन, देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान की आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, हो सकता है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा चिंता हो। तुम मुझे समझो। मैं सब समझ रहा हूँ, तभी तो शांत हूँ। क्या मतलब? जो जथुरा चाहता है उसे होने से रोक रहा हूँ। देवराज चौहान जगमोहन को देखने लगा। जथुरा चाहता है कि हम झगड़ें, जगमोहन ने पुनः कहा, और हम ऐसा करेंगे नहीं। और नगीना? देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उसके बारे में कोई रास्ता निकालते हैं कि उसे तलाश कर सकें। तुम्हारे पास मोना चौधरी का फोन नंबर है? नहीं, मेरे पास पारसनाथ का नंबर है, जगमोहन बोला। मैं अभी उससे बात करता हूँ। दिल्ली मोती नगर का एक फ्लैट। बूढ़ा और बूढ़ी औरत वहां रहते थे। 65-70 बरस की उनकी उम्र रही होगी। बूढ़ा रंगीन मिजाज था और इस उम्र में भी पीने पिलाने का शौक छूटा नहीं था, जबकि उसकी पत्नी उसकी पीने की आदत से चिढ़ती थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे कि घर में तू तू मैं हो रही थी। बूढ़ा एक पैग लगा चुका था और दूसरा गिलास भर रखा था, जबकि उसकी पत्नी बोले जा रही थी, पाँव मौत के दरवाजे पर पड़े हैं और तुम्हें पीने की पड़ी है बूढ़े। वो बोली, भगवान का नाम ले ले थोड़ा सा, सारे पाप धुल जाएंगे। ऊपर वाले से डर, जाकर उसके सामने खड़े होना है। मैं क्यों डरूं? बूढ़ा घूंट भरता कह उठा। मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं किया? जरा भी नहीं। ज्यादा बड़बड़ मत कर। जवानी के दिनों में तू रातों को गायब रहता था। वो तो दोस्तों के साथ पीने के चक्कर में रात निकल जाती। मैं सब जानती हूँ, वह हाथ नचाकर बोली। क्या जानती है? बूढ़ा मजे लेता कह उठा। मैं भी तो जानूं। मेरा मुंह मत खुलवा। खोल दे, मैं डरता नहीं हूँ। नशे में बूढ़ा शेर हो रहा था। वो जो तेरे ऑफिस में काम करती थी, तू उसके आदमी के साथ पीता था, तो क्या हो गया? मोना की बात कर। वो ही कल मुही,
उसके घर बैठकर पीता था तू, उसके आदमी को ज्यादा पिलाकर टुन्न कर देता था और बाद में उस कलमुही के साथ मजे लेता था और सुबह लटका मुंह लेकर मेरे पास आता था। तेरे को ये किसने कहा? उसी कलमुही के आदमी ने एक बार बताया था। वो तेरे को कहाँ मिला? मिल गया था एक बार। वो अपनी कलमुही से बहुत दुखी था बेचारा। मुझे तो उसका चेहरा याद आता है जब वो सारी बात मुझे बता रहा था। उसकी बीवी ने खा जाने वाले स्वर में कहा। बूढ़े ने गिलास होंठों से लगाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। साली क्या चीज थी वो भी! बूढ़ा बड़बड़ा उठा। उस कलमुही की बात कर रहा है? मैं तो गिलास में पड़ी शराब की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। जवानी के दिन भी क्या दिन थे, क्यों नहीं होंगे। इधर उधर मुंह मारने को जो मिल जाता था। बूढ़ी जल भुनकर बोली। मुंह तो मैं अब भी मार लूं। बूढ़े ने आह भरी। अब तो तू गैस का पिचका गुब्बारा है। गाय की लात पड़ी तो पूरा फूट जाएगा। बहुत हिम्मत बाकी है अभी। मुझे तो नजर नहीं आती। तुझ जैसी बूढ़ी को देखकर तो सारा मूड खराब हो जाता है। हीरो है ना तू जो मुझे बूढ़ी कहता है? तुझे क्या, मैं तो अपने को भी बूढ़ा कहता हूँ। जवानी के दिन भी क्या दिन थे, जिधर दिल चाहा उड़ जाओ। मैं तो तेरी आदतों से तंग कब का तेरे को तलाक दे देती। तो दिया क्यों नहीं? रहने दे, कहानी मत पूछ, नहीं तो तेरे को दुख होगा। नहीं होगा, तू बता। बूढ़े ने नशे में सिर हिलाकर कहा। क्यों अपनी रात की नींद खराब करता है? नशा भी उतर जाएगा। बूढ़ी मुंह बनाकर बोली। ये बात है तो ठीक है, कल बता देना। कहकर बूढ़ा उठा, जोरों से डगमगाया। हजम नहीं होती तो मत पिया कर। क्यों नहीं हजम होती? बाहर का चक्कर लगाकर आता हूँ, फिर एकदम हल्का हो जाऊंगा। पियक्कड़ कहीं का। बूढ़ा घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो पीछे से बूढ़ी बोली। घर का रास्ता मत भूल जाना, नंबर याद है ना घर का? तेरे को कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान। जा जा, गैस के पिचके गुब्बारे। बूढ़ा खुली हवा में पहुंचा और तारों भरे चमकते आसमान को देखकर आह भरी। इतने में ही वो जोरों से लड़खड़ाया, परंतु संभल कर अपने से बड़बड़ा उठा। आज नशा हो गया लगता है, ज्यादा ले ली। फिर टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गया। अपनी तरफ से तो उसे लग रहा था कि वो सही चल रहा है, परंतु चाल में स्पष्टतया लड़खड़ाहट थी। पास में ही छोटा सा पार्क था। वो पार्क में प्रवेश कर गया। कुछ लोग वहां टहल रहे थे। वो आगे बढ़ा और एक बेंच पर जा बैठा। मध्यम सी हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। 10-12 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा और जवानी के दिनों को याद करने लगा कि जिंदगी का असली मजा तो तब था। एकाएक उसके सिर को तीव्र झटका लगा। वो हड़बड़ाया। उसने आंखें खोली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर में प्रवेश कर आया हो, उसके दिमाग में बैठ गया हो। कौन हो? उसके होठों से निकला। उसने सिर पर हाथ फेरा। मैं सोहरी हूँ। लगा जैसे उसके कान में कोई फुसफुसाया हो। सोहरी? बूढ़े के होठों से निकला। हाँ, लेकिन तू मेरे सिर में क्यों आ गया? तेरी सोचों को पढ़कर जवानी की बहुत याद आ रही है तुम्हें? बहुत। बूढ़े ने गहरी सांस ली। वो दिन भुलाए नहीं भूलते। लेकिन अब तो तू बूढ़ा हो गया। हाँ, जवान कैसे होगा? नहीं हो सकता। लेकिन तू है कौन जो मेरे से बातें कर रहा है? बूढ़े ने कहा। मैं सोहरी हूँ, सोबरा के कालचक्र का मामूली सा अंश हूँ, परंतु वो कालचक्र जथुरा के कब्जे में है। अब कालचक्र जथुरा के ही इशारे पर काम कर रहा है। मैं नहीं जानता कि अब मेरा मालिक सोबरा है कि जथुरा। सोबरा? जथुरा? कौन है? भाई है, परंतु पक्के दुश्मन। कहाँ रहते हैं ये? कौन से इलाके में? तू नहीं जानता उस जगह को। क्यों? ये पूर्व जन्म की वो दुनिया है जिसके बारे में वो ही जानकारी रख सकता है जो कभी उससे जुड़ा रहा हो। अजीब बात है, साधारण बात है। मेरे से क्या चाहता है तू? सोच रहा हूँ, तू क्या सच में जवान होना चाहता है? हाँ, लेकिन अब कहाँ हो पाऊंगा। मैं तेरे को जवान बना दूं तो? बूढ़ा नशे में हंस पड़ा। क्यों मेरे से मजाक करता है? मैं सच कह रहा हूँ, तेरे को एकदम कड़क मूंछों वाला जवान बना दूंगा। पागल है, बूढ़ा बड़बड़ाया। पागल नहीं मैं तेरे को सच कह रहा हूँ। तू हाँ बोल, अभी जवान बनाता हूँ तेरे को। बना। मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? तेरे को क्या फायदा चाहिए? जवान बनकर तू मेरे लिए काम करेगा, मेरा हुक्म मानेगा? तेरा गुलाम बन जाऊं मैं? नहीं, जब मुझे तेरे से काम होगा तो काम करेगा, नहीं काम होगा तो मौज मस्ती करना।
पैसे मैं दूंगा तेरे को। कितने? जो तू कहेगा, जितने तू मांगेगा। मैं तो बहुत ज्यादा मांग लूंगा। मैं दूंगा? तू मजाक कर रहा है मेरे से? नहीं, सच कह रहा हूं, आजमा के देख ले। ठीक है, बना मेरे को जवान, मैं तेरी नौकरी करूंगा जैसा कि तूने कहा है। जवान बनने के बाद तू अपनी पत्नी के पास नहीं जाएगा। वैसे भी वो तेरे को पहचानेगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी जरूरत के मुताबिक तेरा चेहरा भी बदल दूंगा। जवानी और नया चेहरा, तेरे को मजा आएगा। मुझे औरतें मिलेंगी बहुत। तू देगा? नहीं, तेरे को अपना इंतजाम खुद करना होगा। मैं तेरे को पैसे दूंगा। नशे में बूढ़े का दिमाग तेजी से चल रहा था। तू मेरे पास ही क्यों आया? क्योंकि बूढ़े इन बातों में जल्दी फंस जाते हैं। जवान होने की तमन्ना किसमें नहीं होती। हम बूढ़ों को जवान बनाते हैं और वो जवान बनकर हमारे लिए काम करते हैं। उसके कानों में फुसफुसाहट जारी थी। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। जितनी समझ में आ रही है तू उससे ही काम चला। बता, तेरे को जवान बना दूं? फिर तू मेरी बातें मानेगा? मानूंगा। तू मुझे जवान बना के दिखा। ठीक है, तेरे को 2 मिनट के लिए तकलीफ होगी, सह लेना। तू क्या करने वाला है मेरे साथ, अभी समझ जाएगा। अगले ही पल उसके शरीर में पीड़ा भरती चली गई। उसने छटपटाकर चीखना चाहा, परंतु ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया हो। उसने अपने शरीर में कई बदलाव महसूस किए। सब कुछ 2 मिनट में ही हो गया। देख ले अब अपने को। कानों में सोहरी की फुसफुसाहट पड़ी। ये मुझे क्या हो गया था? तूने क्या किया? बूढ़ा बेंच से उठता कह उठा, तेरे को जवान बना दिया। बूढ़ा अपने को टटोलने लगा। चेहरे पर हाथ फेरा तो मूछें थी, कद भी कुछ लंबा हो गया था। मजा आया? सोहरी के हंसने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं सच में जवान हो गया हूँ। हाँ, रोशनी में जाकर अपने को देख ले। तेरा नाम क्या है? जवाहर मखानी। मखानी हूँ मैं किसके जैसा बन गया हूँ? भंवर सिंह जैसा, जिसका इस जन्म में बांकीलाल राठौर नाम है। बांकीलाल राठौर? मैं अभी तेरे में बांकीलाल राठौर की सारी चीजें डाल देता हूँ कि सामने वाला तुझे बांकीलाल राठौर ही समझे। सारी चीजें क्या मतलब? उसका बोलने का ढंग, चाल ढाल, उसकी ताकत, सब कुछ तेरे में आ जाएगा। तू ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे बांकीलाल राठौर जैसा क्यों बना रहा है? बांकीलाल राठौर बनकर जो तेरे को काम करने हैं, मेरे काम ही ऐसे हैं। लेकिन कुछ पल चुप रहे, फिर मखानी पर जैसे अजीब सा नशा सवार होता चला गया। आधा मिनट ही ये सब रहा, फिर वो सामान्य हो गया। सॉरी, यो म्हारे को का हो गए हो? बन गया तू बांकीलाल राठौर, लेकिन एक कमी है। म्हारे को बता, का कमी होवे? तेरा दिमाग अभी बांकीलाल राठौर जैसा नहीं है, वो भी कर देता हूँ। तम का जादूगरो होवे? नहीं, मैं काल चक्र का मामूली सा अंश हूँ। अब मैं तेरा दिमाग बदलता हूँ। अगले ही पल मखानी के मस्तिष्क में सितारे जैसी रोशनी चमकी। मखानी चकराकर बेंच पर जा बैठा। फिर वो सामान्य हालत में आ गया। अब ठीक है, अब तेरे में 2 दिमाग हैं, जवाहर मखानी का और बांकीलाल राठौर का। हाँ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। देवराज चौहान, जगमोहन, थापर, मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ और भी बहुत कुछ। तू बांकीलाल राठौर जैसी भाषा में बात कर। ठीक हो? मारो जैसो कहो वैसो ही बातों करो। मखानी बोला। वो देखो, तुम्हारी बूढ़ी पार्क में आयो हो, तुम्हारी तलाश में। मखानी की नजरें पार्क के छोटे से प्रवेश गेट पर थी, जहां से उसकी पत्नी ने भीतर प्रवेश किया था। अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। लगो हो उसने म्हारे को पहचान लियो हो। वो इधर ही आयो हो। वो बूढ़ी, वो तुम्हें नहीं पहचान सकती। तुम अब बांकीलाल राठौर हो। बूढ़ी पास आकर कह उठी, बेटा, तुमने यहाँ बूढ़े से आदमी को देखा है? वो कुछ नशे में था। म्हारे से बोलो हो? मखानी ने पूछा। हाँ, तुमने कहीं उस बूढ़े को देखा हो? मरो पड़ो हो कहीं पे वो म्हारे को का? क्या? बूढ़ी अचकचा उठी। वो स्वर्ग सिधार गयो, अब वो कभी वापस नहीं आयो हो। तेरे मुंह में भूसा। बूढ़ी गुस्से में कह उठी, तू मेरे आदमी को मार रहा है? आमे ही थारा बूढ़ा होवे, भाग यहाँ से। बूढ़ी पलटते हुए बोली, मैं भी किस पागल से बात करने लगी। वो चली गई। मैंने तेरे को कहा था कि वो तेरे को नहीं पहचानेगी। अम भी एक बारो चेक करो हो उसो को, मखानी ने कहा।
अब तू काम के लिए तैयार हो जा। अब भी? हाँ, तेरे को नए कपड़े दिलवा देता हूँ और समझा देता हूँ तूने अब क्या करना है और कैसे करना है। सोहरी की फुसफुसाहट जवाहर मखानी के कानों में पड़ी। बांकेलाल राठौर टैक्सी से उतरा तो रात के 11 बज रहे थे। टैक्सी वाले को पैसे देकर पारसनाथ के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया जो कि सामने था। रेस्टोरेंट में अब काफी हद तक शांति थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी, 10-12 टेबलें ही भरी हुई थी। भीतर पहुंचकर बांकेलाल राठौर ने मूंछों पर हाथ फेरकर हर तरफ देखा। तभी एक तरफ खड़ा डिसूजा बांकेलाल राठौर की तरफ बढ़ने लगा। मखानी, सोहरी की फुसफुसाहट बांकेलाल के कानों में पड़ी। वो जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वो डिसूजा है और हम जानो हो उसो को सोहरी। ये तो अच्छी बात है। तभी डिसूजा पास आ पहुंचा, मुस्कुराकर बोला, आप बांके साहब हैं, देवराज चौहान की पहचान वाले? म्हारी यादो होवे थारे को? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, डिसूजा ने कहा। आप डिनर के लिए यहाँ आए हैं तो आपको शानदार खाना, म्हारे को रोटी की जरूरत ना होवे। बांकेलाल राठौर पेट पर हाथ फेर कर बोला, पारसनाथो किधर होवे? ऊपर हैं, काम है तो उन्हें बुला देता, हम ही ऊपरो जावे। पल भर के लिए डिसूजा हिचकिचाया, फिर बोला, 1 मिनट रुकिए, कहकर वो काउंटर की तरफ चला गया। एब पूछो हो पारसनाथों से, बांकेलाल राठौर हड़बड़ाया। उसी क्षण सोहरी की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। मालूम है तेरे को क्या करना है, कैसे बात? सबो कुछ मालूम होवे, बांकेलाल राठौर कह उठा। तुम्हें घबराना जरा भी नहीं है। तुम हम क्यों घबरावो हो? हम इसो वक्तो बांकेलाल राठौर होवे, वही दिमाग, वही शरीर, वही ताकत। खूब। सोहरी की हंसी कानों में पड़ी। मैंने तुम्हें चुनकर अच्छा किया। मखानी बहुत काम का होवे सोहरी। तभी डिसूजा पास आकर मुस्कुराकर बोला, आप उस खाली टेबल पर बैठिए, सर अभी आ रहे हैं। तो म्हारे को वो ऊपरों ना बुलावे हो? कोई बातों ना। बांकेलाल राठौर सिर हिलाता टेबल की तरफ बढ़ गया। डिसूजा उसके साथ रहा। बांकेलाल राठौर बैठा तो डिसूजा ने पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे? तम म्हारी खातिरदारी करो हो। ठीक हो, म्हारे को लस्सी चाहिए, मक्खनों का गोला डालो के। अभी हाजिर करता हूँ, कहने के साथ ही डिसूजा चला गया। कैसा लग रहा है मखानी? सोहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। वो तो बढ़िया। मारे को विश्वास ना आयो कि हम जवान हो गया हो। अभी तो तुमने जवानी का मजा लूटना है। सच्ची में? कोई छोकरी है क्या? बता दूंगा, बात तुझे करनी होगी। सबो कुछ हम ही करो हो, तब वो थारी जरूरत ना होवे। बांकेलाल राठौर ने दांत फाड़े। मैं तेरे को जिंदगी का भरपूर मजा दिलाऊंगा। धन्यवादो थारा, ये काम बढ़िया ढंग से करना। तम हारे को बारो बारो काय को ये बात कहो हो, हम थारा कामो बढ़िया करो हो। खुश हो मखानी? सोहरी की हंसी उसके कानों में पड़ी। म्हारी जवानों वापस आ गयो, हम बहुत खुश होवे। मन ने जिंदगी में कभी मूछे न रखो हो, एव तो म्हारी मूछे भी होवो हो। म्हारे को सबो कुछ बहुत जचो हो, थारो शुक्र होवो। शुक्रिया कैसा? तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैं भी खुश, तुम भी खुश। मैं तो थारे से ज्यादा खुश हूँ। पारसनाथ आ रहा है। सोहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। बांकेलाल राठौर ने देखा पारसनाथ को आते। पारसनाथ पास पहुंचा। बांकेलाल राठौर ने बैठे बैठे उससे हाथ मिलाया। पारसनाथ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी वेटर बड़ा गिलास लस्सी का सामने रख गया। बांकेलाल राठौर पारसनाथ को देख रहा था। आज सुबह ही हम मिले थे। पारसनाथ बोला, मैंने तो सोचा था कि तुम मुंबई चले गए हो। हम मुंबई से ही वापस आयो हो। बांकेलाल राठौर का स्वर तीखा हो गया। मुंबई से वापस? मेरे पास क्यों? नगीना भाभी किधर होवे? नगीना? पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। थारी मोनो चौधरो उसी को मुंबई से ले ओढ़ो। नहीं, यो होवे पारसनाथो। बांकेलाल राठौर का स्वर कठोर हो गया। ये नहीं हो सकता। अगले ही पल बांकेलाल राठौर का घूंसा पारसनाथ के गाल पर पड़ा। कुर्सी पर बैठा पारसनाथ थोड़ा सा लड़खड़ाया, फिर संभला। पारसनाथ के चेहरे पर हैरानी के स्पष्ट भाव उभरे। डिसूजा फौरन पास आ पहुंचा। पारसनाथ ने डिसूजा को हाथ से रोकने का इशारा किया। उसकी नजरें एकटक बांके पर थीं। पारसनाथ ने अपना गाल मसला और शांत स्वर में कह उठा, देवराज चौहान की पत्नी नगीना को कोई ले गया? हाँ। बांकेलाल राठौर के दांत भिंचे थे।
तुम कहते हो कि उसे मोना चौधरी ले गई? हाँ, कौन कहता है? नगीना की नौकरानी सत्यो बोले हो, वो मोना चौधरी को देखे हो। ये नहीं हो सकता। बाकीलाल राठौर का हाथ फिर घूमा, परंतु पारसनाथ सतर्क था। उसने उसी पल बाकीलाल का हाथ थाम लिया। होश में रहो, पारसनाथ कठोर खुरदरे स्वर में कह उठा। मत भूलो तुम कहाँ पर हो इस वक्त। तुम हमारे को डरावे हो? बाकीलाल राठौर गुर्राया। समझा रहा हूँ, अपने को संभालो, वरना आज के बाद कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। तुम हमारे को धमकी दयो हो, हम थारे को वट दयो पारसनाथ हो। बाकीलाल राठौर गुर्राया। पारसनाथ ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, अब अपने पर काबू रखना, वरना थारी वरनों की हम परवाह न करो हो। तुम हमारे को मोनो चौधरी का पता दयो, हम उसो को बढ़ेगा। पारसनाथ ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। किसो मारो हो फोनों को? मोना चौधरी से बात कर रहा हूँ। उसो बोलो सीधी तरह हो नगीना भाभी को वापस दे दयो, वरनो हम उसो को बढ़ दयो। फोन लग गया। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मेरे सामने बाकीलाल राठौर बैठा है, पारसनाथ कह उठा। उसका कहना है कि तुमने नगीना को उठा लिया है। नगीना को? मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, क्या तुम मुंबई में हो? नहीं, मैं तो अपने फ्लैट पर हूँ दिल्ली में। शाम को बाहर भी नहीं निकली। बाकी ये बात कहता है। वो कह रहा है, गुस्से में है। मैंने ये काम नहीं किया। पारसनाथ ने फ़ोन बंद किया और बाकीलाल राठौर से बोला, मोना चौधरी कहती है कि उसने ये सब नहीं किया। म्हारे को बेवकूफ़ बनाए हो? बाकीलाल राठौर ने गुस्से से कहा और रिवाल्वर निकाल ली। उसकी ऊंची आवाज़ पर कईयों ने इधर देखा। पारसनाथ के होंठ भिज गए। डिसूजा ने रिवाल्वर निकाली और बाकीलाल राठौर की तरफ कर दी। रिवाल्वर वापस रखो, डिसूजा गुर्राया। बाकीलाल राठौर ने डिसूजा की रिवाल्वर पर हाथ रखकर उसे पीछे किया। तुम इधर से चलो जायो, म्हारे को पारसनाथ से बात करने दयो। डिसूजा खड़ा रहा। पारसनाथ के चेहरे पर कठोरता सिमटी पड़ी थी। पारसनाथ हो, मोनो चौधरी झूठो बोलो हो, नगीनो उसे पासो होवे म्हारे को। तभी पारसनाथ का फ़ोन बजने लगा। बातों कर, यो मोनो चौधरी का फ़ोनो होवे। अब वो थारे से कहो कि नगीनो उसो के पास होवे। हेलो, पारसनाथ ने बांके को घूरते बात की। पारसनाथ, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ दिल्ली से। पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। कहो। मोना चौधरी यहाँ से नगीना को ले गई है। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। पारसनाथ के माथे पर बल नजर आने लगे। बाकीलाल राठौर इस वक्त मेरे सामने बैठा है और वो भी यही बात कह रहा है। क्या कहते हो? जगमोहन की चौंकी आवाज़ पारसनाथ ने सुनी। इसमें हैरान होने की क्या बात है जगमोहन? ये नहीं हो सकता। भला बांके तुम्हारे पास और वो भी यही बात कह रहा है। इस बारे में मैंने मोना चौधरी से बात की है। वो कहती है ये काम उसने नहीं किया। उसने किया है ये काम। नगीना उसके पास है। नहीं है। नगीना की नौकरानी सत्या ने मोना चौधरी को देखा है। नगीना ने मोना चौधरी का नाम लेकर बात की। ये गलत है। ये सही है। मोना चौधरी से मेरी बात कराओ। वो यहाँ नहीं है। उसका फ़ोन नंबर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पल भर की खामोशी के बाद जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। बांके से मेरी बात कराओ। पारसनाथ ने बांके की तरफ फ़ोन बढ़ाया। जगमोहन से बात करो। बाकीलाल राठौर ने फ़ोन थामा और बात की। हेलो, तुम वहाँ क्या कर रहे? मोनो चौधरी नगीनो भाभी को उठा लायो, हम इधरो। तुम्हें यह बात किसने कही कि भाभी को मोना चौधरी ले गई? उधर से जगमोहन ने पूछा। म्हारे को पतो होवे। कैसे पता चली ये बात? बादों में बतायो थारो को। एवं म्हारे को पारसनाथ से बातों कर लेने दयो। तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। वापस आ जाओ। हम बाकीलाल राठौर ने कहना चाहा। रुस्तम से बात कराओ। छोरो म्हारे पासों ना होवे। किधर है वो मुंबई में बिजी होवे। तब म्हारे को पूछने दो कि नगीना को किधर रखो हो मोनो चौधरी। बाकी तुम। बाकीलाल राठौर ने फ़ोन बंद कर दिया, टेबल पर रखा। रिवाल्वर अभी भी पारसनाथ की तरफ थी। बोल लो, म्हारे को नगीनो भाभी की ज़रूरत होवे। मोनो चौधरी से पूछो कि मोना चौधरी के पास नहीं है नगीना। उसी पल बांके ने पास खड़े डिसूजा की टांग पर गोली चला दी। फायर का तेज धमाका हुआ। डिसूजा की चीख गूंजी। वो टांग थामे नीचे बैठता चला गया। पारसनाथ ने उसी पल बाकीलाल राठौर पर छलांग लगा दी। वहां बैठे लोगों की चीखें गूंजी। पारसनाथ और बाकीलाल राठौर दोनों आपस में भिड़े नीचे गिरते चले गए। तम म्हारे को पकड़ो हो। बाकीलाल राठौर ने अपने ऊपर पड़े पारसनाथ को दूर उछाल फेंका।
पारसनाथ फौरन संभला। रिवॉल्वर बांके के हाथ से छूट चुकी थी। पारसनाथ तेजी से बांकेलाल राठौर पर झपटा। बांके ने उसे घूंसा मारा, जिसे रोककर पारसनाथ ने जूते की जोरदार ठोकर उसके पेट में मारी। बांके चीखकर पीछे को हुआ। पारसनाथ ने नीचे पड़ी बांके की रिवॉल्वर उठा ली। खतरनाक हो चुका था पारसनाथ का चेहरा। बांकेलाल राठौर भी सुलग रहा था। अगर मोना चौधरी ने नगीना को उठाया होता तो मैं तेरे को पक्का गोली मार देता बांके, लेकिन मामला कुछ और है। मोना चौधरी ने नगीना को नहीं उठाया, तेरे को गलत फहमी है, इसलिए तेरे को जाने दे रहा हूँ। हम थारे को बट दयो। बांकेलाल राठौर गुर्राया। निकल जा यहाँ से, हम फिर आयो। बांकेलाल राठौर ने दांत भींचकर कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। पारसनाथ उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो बाहर न निकल गया। वहां खाना खाने वाले लोग घबराकर पहले ही जा चुके थे। पारसनाथ ने डिसूजा को चेक किया। खतरे से बाहर थी उसकी हालत। गोली मांस को छीलती निकल गई थी। मखानी, कानों में सोहरी की फुसफुसाहट पड़ी। तूने तो कमाल कर दिया। तो मैंने बढ़िया काम किया। बांकेलाल राठौर मुस्कुराया। निस्संदेह। अब बता, लड़की कहाँ मिलेगी मुझे? अभी काम बाकी है। क्या मुझे दोबारा पारसनाथ के पास जाना होगा? नहीं, महाजन के पास जाना है। इसी तरह का झगड़ा उससे करना है, उससे थोड़ा ज्यादा झगड़ा करना। समझ गया, लेकिन महाजन कहाँ है मैं नहीं जानता। मुझे सब पता है। चल, मैं तेरे को वहां ले चलता हूँ। फोन बंद होते ही जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह पहले से ही जगमोहन पर थी। वो बोला, क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जगमोहन बोला, बांके इस वक्त पारसनाथ के पास है और उससे पूछ रहा है कि नगीना भाभी को मोना चौधरी ने कहाँ रखा है। बांके को कैसे पता कि मोना चौधरी ने नगीना को उठाया है? देवराज चौहान के होठों से निकला। यही तो दिमाग खराब करने वाली बात है। कुछ देर पहले तो नगीना को मोना चौधरी ले गई है। ये बात बांके को पता चल गई। बांके पारसनाथ के पास भी पहुंच गया, जबकि वो दिन में हमारे साथ ही मुंबई पहुंचा। ये सब कैसे हो सकता है? ये हो रहा है। एक और अजीब बात है, बांके और रुस्तम एक साथ ही जाते हैं, लेकिन पारसनाथ के पास बांके अकेला गया है। देवराज चौहान ने सत्या को बुलाकर पूछा, बांकेलाल राठौर यहाँ आया था? मैं नहीं जानती इस नाम वाले को, सत्या बोली। मूंछों वाला है वो। देवराज चौहान ने बांके का हुलिया बताया। ये आदमी तो यहाँ कभी नहीं आया, सत्या ने कहा। तुम जाओ। खाना लगा दूं? सत्या ने पूछा। नहीं। सत्या चली गई। जगमोहन हाथ में थमे फोन का नंबर मिलाता बोला, रुस्तम से पूछता हूँ, वो बताएगा कि ये बात बांके को कैसे पता चली कि नगीना भाभी को मोना चौधरी ले गई। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। पारसनाथ कहता है कि उसने मोना चौधरी से पूछा है। ये काम मोना चौधरी ने नहीं किया। झूठ बोलती है मोना चौधरी। देवराज चौहान गुर्रा उठा। सत्या झूठ नहीं कह सकती कि यहाँ मोना चौधरी आई थी। नगीना ने ही सत्य से कहा कि वो मोना चौधरी से बात कर रही है, लेकिन मोना चौधरी दिल्ली में है। ये संभव नहीं हो सकता। हाँ, ये संभव हो ही नहीं सकता, जगमोहन ने परेशान स्वर में कहा। बांकेलाल राठौर इतनी जल्दी पारसनाथ के पास कैसे पहुंच गया? उसे कैसे पता चल गया कि मोना चौधरी ने नगीना को? तभी फोन लग गया। हेलो, रुस्तम राव की आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी। रुस्तम, जगमोहन ने कहा। बांके को कैसे पता चला कि मोना चौधरी ने नगीना भाभी को उठा लिया है? पल भर की खामोशी के बाद रुस्तम राव की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या बोला बाप? आपुन समझेला नहीं। जगमोहन ने अपनी बात फिर दोहराई। तुम्हारा मतलब कि नगीना दीदी को मोना चौधरी ने उठाईला है बाप? रुस्तम राव की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें नहीं पता? नहीं बाप, अब भी तुमसे ही पता चलेला है। आपुन अब भी बांके दिल्ली कब गया? बाप तो तुम्हारे साथ ही मुंबई पहुंचेला है। आने के बाद नींद मारेला है, अब भी तक उठा नहीं। क्या कह रहे हो? बांकेलाल राठौर तुम्हारे पास है? सामने बाप खुर्र खुर्र कर रहीला है। बात करा बाप से? हाँ, बात करा, जगमोहन तेज स्वर में बोला। देवराज चौहान के होंठ भिज चुके थे। नजरें जगमोहन पर थी। रुस्तम कहता है कि बांके दिल्ली से आने के बाद अभी तक नींद ले रहा है। ये नहीं हो सकता, देवराज चौहान के भिजे होठों से निकला। मैं भी तो यही कहता हूँ कि नहीं हो सकता। बांके अभी तो दिल्ली में पारसनाथ के पास था, जगमोहन अजीब से स्वर में बोला। तभी फोन द्वारा बांके की नींद से भरी आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी। तुम्हारी नींद के दुश्मन तुम क्यों बनो हो? मन ने थारी का भैंस खोली क्या? तुम दिल्ली में हो? ओह, हम किधर होवे?
थारे साथे तो विमान में बैठो कर मुंबई पहुंचो हो, टिकट भी थारी ही लगो हो, मतलब कि कुछ देर पहले तुम पारसनाथ के पास नहीं थे। जगमोहन अचकचाया। पारसनाथों के पास हो? हम उधर क्यों हो बे? हम तो इधर सपने देखो है कि हमारी गुरदासपुर वाली ने 4 बच्चों। बांके बोलो, मैंने कुछ देर पहले तुमसे बात की जब तुम पारसनाथ के पास थे। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हम 2 जगहों एक साथों कैसे हो बे? मैंने तुमसे बात की, छोरे से पूछ लियो, हम तो इधरों ही नींदो मारो हो। बात का होवे, थारी प्रॉब्लमों का होवे। मोना चौधरी नगीना भाभी को उसके बंगले से उठाकर ले गई है। कब हो? थोड़ी देर पहले। हम मोनो चौधरी को वट दयो। बांकेलाल राठौर की गुर्राहट कानों में पड़ी। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। का? मैंने अभी तुमसे बात की और तुम कहते हो कि मैं नींद ले रहा था। पक्को? अगर तुम रुस्तम राव के पास मौजूद न होते तो मैं तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करता। जगमोहन गंभीर स्वर में कह रहा था। कहीं पारसनाथ तो तुम्हारे पास नहीं, मुंबई में? पारसनाथ हो? बांके की आवाज़ कानों में पड़ी। म्हारे को थारी खोपड़ी खराब हो गए हो लागे हो। शायद। जगमोहन के होंठ भिज गए। भाभी किधर होवे अब? पता नहीं। हम अब भी पहुँचो हो? बंगले पर आना, हम भी वहीं पहुँच रहे हैं। इब किधरो हो? नगीना भाभी के बंगले पर, जगमोहन ने कहा और फोन बंद करके देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान को भी अपना दिमाग हिला सा लग रहा था। वो बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि पारसनाथ ने बांके से ही तुम्हारी बात कराई थी? मैं धोखा खाने वाला नहीं, वो बांकेलाल राठौर ही था। जगमोहन ने कहा। तो फिर अभी तुमने किससे बात की? बांके से। तुम्हारा मतलब कि 2 बांके हैं, एक दिल्ली में और एक मुंबई में। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। पारसनाथ से फिर बात करो। जगमोहन पारसनाथ का नंबर मिलाने लगा। ये सब अजीब हो रहा है, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहीं पर गलती कर रहे हैं। हम कहीं भी गलती नहीं कर रहे हैं, जो सामने है वो ही बात कर रहे हैं। नंबर लग गया। जगमोहन बोला, बाकी अभी भी तुम्हारे पास है पारसनाथ? नहीं। पारसनाथ का कठोर स्वर जगमोहन के कानों में पड़ा। क्या हुआ तुम्हें? उसके बदले स्वर पर जगमोहन ने पूछा। वो मेरे आदमी को टांग पर गोली मारकर गया है, डिसूजा को, और मैंने उसे सही सलामत जाने दिया। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। गलत किया उसने, बहुत गलत किया, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। क्यों? मोना चौधरी नगीना भाभी को? मोना चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बात कर ली है उससे। नगीना कहाँ पर थी? मुंबई बंगले पर, और मोना चौधरी दिल्ली में है। ये कैसे संभव है? नौकरानी सत्या ने मोना चौधरी को देखकर उसका हुलिया बयान किया है। मुझ पर विश्वास करो, मोना चौधरी दिल्ली में है। एक और परेशानी है। बांके अभी तुम्हारे पास था? जगमोहन ने पूछा। हाँ। तुम्हें यकीन है कि वो बांके ही था? पूरा यकीन है कि वो बांके था, परंतु तुम अजीब सा सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बांके मुंबई में है। मैंने अभी उससे बात की है। ये कैसे हो सकता है? उधर से पारसनाथ का अजीब सा स्वर कानों में पड़ा। मैंने ठीक कहा है। तुम्हारा मतलब कि 2 बांके और 2 मोना चौधरी नजर आ रही हैं। इस तरफ तो जगमोहन ने ध्यान नहीं दिया था, वो चौंका। यही बात है। क्या हो रहा है ये सब? जथुरा का काल चक्र हो सकता है ये। जथुरा हमें झगड़ा कराना चाहता है। ओह, इधर नकली मोना चौधरी ने नगीना को गायब कर दिया, उधर नकली बांके ने तुम्हारे आदमी को गोली मारी, मुझे घूंसा भी मारा, तो झगड़े की पूरी कोशिश की गई, ऐसा ही समझ लो। परंतु मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मोना चौधरी और बांके के डुप्लीकेट भी हैं कहीं। ये जथुरा का कारनामा है। वो नकली चेहरे वालों से ऐसी हरकतें करा रहा है कि हम झगड़ें। जगमोहन बोला, लेकिन हमने बचकर रहना है, हमने झगड़ा नहीं करना है। ज्यादा देर बचकर नहीं रहा जा सकता। जथुरा की इस चाल से पारसनाथ का स्वर कानों में पड़ा। बच्चों जैसी बातें मत करो पारसनाथ, मैंने सही कहा है। तुम इस बारे में मोना चौधरी से बात करो, उसे सतर्क कर दो कि वो इस तरह के किसी मामले में झगड़े में ना पड़े। कोई कब तक रुकेगा? मोना चौधरी ने नगीना भाभी को उठा लिया। हम हालातों को समझकर रुके हुए हैं कि नहीं? इस तरह तुम लोग भी सब्र रख सकते हो। ये हमारी कमजोरी ही होगी कि जानते बूझते हम जथुरा की चालों में आ जाएं। पारसनाथ की आवाज़ नहीं आई। सुन रहे हो तुम मेरी बात? मैं मोना चौधरी से बात करता हूँ। पारसनाथ का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। करो, मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन में आ गया है, ज़रूरत पड़ने पर मुझसे बात करना। उधर से पारसनाथ ने फ़ोन काट दिया था। जगमोहन देवराज चौहान से बोला, 2 बांके
और 2 मोना चौधरी का वजूद है इस वक्त। ये कैसे संभव है? जथुरा के पास शक्तियां हैं, वो ही ये सब कुछ कर रहा है। हम में और मोना चौधरी में झगड़ा कराना उसकी इस वक्त की मुख्य जरूरत है। जथुरा नहीं चाहता कि हम पूर्व जन्मों में प्रवेश करें। वो यहीं पर हम में झगड़ा कराकर खून खराबा करवा देना चाहता है। खास तौर से मोना चौधरी या तुम में से वो एक को मरवा देना चाहता है। तुम दोनों में से एक के मरने पर ग्रहों की वो शक्तियां खत्म हो जाएंगी जो कि पूर्व जन्म की बुरी ताकतों पर भारी पड़ती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जथुरा अभी और कमाल दिखाएगा। मुझे नगीना की चिंता है, देवराज चौहान बोला। भाभी की चिंता मुझे भी है, परंतु ये बात हमें हर वक्त याद रखनी है कि जथुरा अपना खेल शुरू कर चुका है और हमें उसके खेल के मोहरे नहीं बनना है। सोच समझकर उसकी चाल का जवाब देना है। जगमोहन अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। नगीना कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, परंतु पूर्वाभास ने मुझे जो दिखाया था उसके हिसाब से उसे इस वक्त कहीं पर बेहोश पड़े होना चाहिए। अगर यह जथुरा का खेल है तो हम नगीना को नहीं ढूंढ सकते। जथुरा नगीना भाभी की जान नहीं लेगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? जथुरा तब तक हम लोगों में से किसी की जान नहीं ले सकता जब तक कि हम पूर्व जन्मों में प्रवेश न कर जाएं। हमारी जान लेने के लिए जथुरा की शक्तियां यहाँ काम नहीं करती, ऐसा पोते बाबा ने कहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। चलो, हमें बंगले पर पहुंचना है। बांके और रुस्तम वहां पहुंचने वाले होंगे। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे कि नगीना भाभी को वापस लाया जा सके और जथुरा के कालचक्र का कोई जवाब दें। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जथुरा कोई नई चाल न चल दे और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए जिसका हम जवाब न दे सकें। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। सत्या, जगमोहन ने पुकारा, दरवाजा बंद कर लो। फौरन ही सत्या वहां आ गई। लेकिन बीवी जी तो? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी वापस आ जाएगी, जगमोहन ने कहा। सत्या की आंखें भर आईं। बीवी जी कितनी खुश थी कि आप दोनों उनके साथ खाना खाएंगे। वो तो? जगमोहन देवराज चौहान का हाथ पकड़े बाहर निकल गया। ये है सामने नील सिंह, यानी कि आज के महाजन का घर। मखानी के कानों में सोहरी की फुसफुसाहट पड़ी। परंतु यहाँ पर तुझे जगमोहन के रूप में जाना है। जगमोहन के रूप में? लेकिन मैं तो बांकेलाल राठौर बना। उसकी तू फिक्र मत कर, मैं तेरा रूप अभी बदल देता हूँ। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? काल चक्र की शक्तियाँ हमारे साथ हैं। मैं तेरा दिमाग भी जगमोहन जैसा बना दूंगा। दर्द होगा थोड़ा सा, पहले जितना नहीं। अगले ही पल मखानी को अपने शरीर में तीव्र सिहरन दौड़ती महसूस हुई, कुछ पीड़ा भी। मखानी ने पीड़ा को आसानी से सह लिया। उसने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किए। अब वो जगमोहन के रूप में था। ये मैं तो बदल गया। मेरी मूछें कहाँ गईं? मखानी अपने चेहरे को छूता कह उठा। जगमोहन की मूछें नहीं है। तेरे को मूछें पसंद हैं तो मैं बाद में तुझे फिर बांके बना दूंगा। मैं ऐसा भी ठीक हूँ, लेकिन मेरा अपना असली चेहरा क्या है? मखानी ने पूछा। तेरा अपना चेहरा कोई भी नहीं है, तू दूसरों के चेहरों में ही जिएगा। ओह, कोई बात नहीं, जवान तो रहूंगा। मुझे लड़की मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी। अब मैं तेरा दिमाग बदलकर जग्गू जैसा कर रहा हूँ। उसके बाद तू नील सिंह से मिलेगा। उससे जो बातें करनी हैं वो भी तेरे दिमाग में भर देता हूँ। जल्दी कर। उसके बाद मैं लड़की के पास, इसके बाद तुझे मिन्नो के पास भेजूंगा। फिर तेरे को शानदार लड़की भी दिलवा दूंगा। वादा? सोहरी का वादा। ठीक है, जल्दी से मेरा दिमाग बदल। मैं काम खत्म करके फारिग हो जाना चाहता हूँ। मखानी ने स्विच पर उंगली रखी तो भीतर बेल बजने की आवाज गूंजी। 2 पल उसने इंतजार किया। रात के 12 बज रहे थे। दरवाजा खुला। महाजन दिखा। जगमोहन को सामने पाकर चौंका। तुम? हाँ, मैं, कहने के साथ ही जगमोहन ने जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। महाजन लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हो गया। जगमोहन भीतर आ गया। चेहरे पर क्रोध के सुलगते भाव नाच रहे थे। नगीना भाभी कहाँ हैं? जगमोहन गुर्राया। महाजन संभला। उसने जगमोहन को घूरा। तुमने अभी पारसनाथ से फोन पर बात की थी? हाँ, की थी। तुमने उसे कहा कि तुम मुंबई में हो, तो अब तुम दिल्ली में यहाँ मेरे पास कैसे पहुंच गए? फालतू बात मत कर, नगीना भाभी के बारे में बता, जगमोहन तेज स्वर में बोला। इसका मतलब तुमने पारसनाथ से गलत कहा कि तुम मुंबई में हो। तुम दिल्ली में ही हो, बांके भी यही था।
पारसनाथ को तुमने गलत खबर दी। 2 बेबी और 2 बांके होने की बात गलत है, तो तू समझ गया। महाजन का चेहरा कठोर होने लगा। तो ये सब चाल है तुम लोगों की। हमें नगीना भाभी वापस चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। मोना चौधरी ने उसे मुंबई से उसके बंगले से उठाया है। ये बात गलत है। बेबी दिल्ली में ही है। तो तू शराफत से नहीं बताएगा? जगमोहन गुर्राया। महाजन के दांत भिज गए। तभी भीतर से राधा की आवाज आई, क्या बात है नीलू, कौन है? महाजन और जगमोहन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। ये मेरा घर है, महाजन ने कठोर स्वर में कहा। मुझे नगीना भाभी वापस चाहिए। वो मुझसे झगड़ा करके तू गलती कर रहा है जगमोहन, महाजन ने दांत पीसकर कहा। यही बात मैं तेरे से कहना चाहता। जगमोहन का चेहरा क्रोध में तप रहा था। होश में आ, नगीना को बेबी ने नहीं उठाया। तो नहीं मानेगा तू? जगमोहन ने दांत किटकिटाए। बेवकूफ, भूल गया तूने ही कहा था कि जथुरा हम में झगड़ा करवाने की चेष्टा। तो इसका ये मतलब नहीं कि मोना चौधरी नगीना भाभी का अपहरण कर लें। ये सब नहीं किया बेबी ने। तभी जगमोहन उछला और तीर की भांति महाजन से जा टकराया। महाजन खुद को संभाल न सका और नीचे जा गिरा। अगले ही पल खड़ा हुआ और गुस्से से भरा जगमोहन पर झपट पड़ा। एक घूंसा जगमोहन के पेट में और दूसरा उसके चेहरे पर मारा। जगमोहन खुद को संभाल न सका और दोहरा होता चला गया। महाजन ने उसके सिर के बाल पकड़कर चेहरा ऊपर किया और घुटना उसके चेहरे पर मारा। जगमोहन हल्की सी चीख के साथ पीछे को जा गिरा। संभला, महाजन को खूनी निगाहों से देखा। उसके होंठों से खून बह निकला था। सिर के बाल बिखर गए थे। डर गया मखानी? उसके कानों में सोहरी की फुसफुसाहट गूंजी। घबरा मत, जग्गू में बहुत दम है। महाजन इस वक्त तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तू इसे मार मार के बुरा हाल कर दे। अगले ही पल जगमोहन के होंठों से गुर्राहट निकली और वो उछलकर खड़ा हो गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महाजन, जगमोहन ने दांत किटकिटाकर कहा। तभी वहां राधा ने कदम रखा। वो एक पल में ही माहौल को भाप गई। फौरन दोनों के बीच आकर जगमोहन से बोली, क्यों रे, तू मेरे नीलू से झगड़ा करता है? मेरे से मुकाबला कर, मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। बीच में से हट जा राधा, महाजन गुर्राया। नहीं, मैं सुना नहीं, हट जा, महाजन गुस्से से चीखा। राधा महाजन की तरफ पलटकर ऊंचे स्वर में बोली, क्यों हट जाऊं? मैं क्या कम हूं? इस जैसों को तो मैं ही सीधा कर दूं। महाजन ने खतरनाक अंदाज में जगमोहन को आगे बढ़ते देखा तो उसने राधा की बाह पकड़कर एक तरफ कर दिया उसे। उसके होंठों से धीमी धीमी गुर्राहट निकल रही थी। अगले ही पल महाजन ने जगमोहन पर छलांग लगा दी। दोनों के जिस्म आपस में टकराए और नीचे जा गिरे। फर्श पर ही दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। जिसे मौका मिलता वो ही दूसरे को मार देता। घबराई राधा भागकर झाड़ू ले आई और गुस्से से भरी जब भी उसे मौका मिलता वो जगमोहन के सिर पर झाड़ू मार देती और जो मुंह में आए बोले जा रही थी। एकाएक जगमोहन ने महाजन को एक तरफ उछाला और फुर्ती से खड़ा होकर राधा को देखा। मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, राधा तलवार की तरह झाड़ू हिलाती कह उठी। जगमोहन ने राधा की झाड़ू एक हाथ से पकड़ी और जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। राधा के होंठों से चीख निकली और वो पीछे जा गिरी। जगमोहन, महाजन गला फाड़कर चीखा और उस पर झपट पड़ा। दोनों पागलों की तरह भिड़ गए। राधा आधी बेहोशी की हालत में नीचे पड़ी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। अगले 5 मिनट में ही जगमोहन और महाजन के चेहरे खून से भर चुके थे। बस ठीक है मखानी, जथुरा की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। निकल यहाँ से, इसे बेहोश करके साथ ले लेना। जगमोहन ने महाजन को जोरों से धक्का दिया तो महाजन दूर जा गिरा। मैं तेरे को, पारसनाथ और मोना चौधरी को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा सबको। जगमोहन गुर्रा उठा। तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता जगमोहन। राधा अब कुछ कुछ होश में आ रही थी। वो बोली, इसके हाथ पांव तोड़ दे नीलू। तभी जगमोहन ने छोटा सा टेबल उठाया और महाजन पर झपट पड़ा। महाजन कुछ समझ नहीं पाया और टेबल उसके सिर पर आ लगा। महाजन की आंखों के सामने लाल पीले तारे चमके और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। तो जगमोहन ने उसे थामा और कंधे पर लादकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नीलू को कहाँ ले जा रहा है? रुक, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। राधा चीखी। उसकी हालत खास बेहतर नहीं थी। राधा फौरन उसके पास आ पहुंची। अगले ही पल जगमोहन का जोरदार चांटा उसके गाल पर पड़ा तो वो चीख कर नीचे जा गिरी। मोना चौधरी से कहना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जगमोहन नाम है मेरा। जगमोहन दरवाजा खोलकर बाहर निकला और महाजन को लादे अंधेरे में आगे बढ़ गया। मखानी, तूने तो कमाल कर दिया, सोहरी की आवाज़ कानों में पड़ी।
सच में? जथुरा की कसम, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। तू बातें बहुत करता है सॉरी, लेकिन मेरे काम की बात नहीं करता। तेरे काम की? लड़की? बस एक काम और, फिर तेरे को ऐसी शानदार लड़की दिखाऊंगा कि तू पागल हो जाएगा। सच कहता है? सॉरी तेरे से झूठ क्यों बोलेगा? इसका क्या करूं? नीचे रख दे। मखानी ने बेहोश महाजन को नीचे अंधेरे में एक तरफ डाल दिया। मखानी ने सॉरी को बुदबुदाते सुना। अगले ही पल उसने एक नई आवाज़ सुनी। मुझे कैसे याद कर लिया सॉरी? स्त्री की आवाज़ थी। कोई बहाना तो मिला तुझे याद करने का? कभी बिना बहाने के भी याद कर लिया कर। क्या तेरा दिल नहीं करता? करता है। भौरी बता रही थी कि तू फुर्सत में भौरी के साथ मिलने वाला है। ये सच है? हाँ, वो मुझे पसंद है। मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ। सवाल सुंदरता का नहीं, पसंद का है। लेकिन तेरे से भी मिलूंगा। इस वक्त काम कर, बोल। ये नील सिंह बेहोश है, इसे वहीं पहुंचाना है जहां नगीना को पहुंचाया है। समझ गई? चल मखानी, सौरी ने मखानी से कहा। ये, उसने महाजन की तरफ इशारा किया, इसे वासमा ठिकाने पर पहुंचा देगी। वासमा? वो ही जिससे तू बात कर रहा था? हाँ। मखानी वहां से चल पड़ा। वासमा नील सिंह को कहाँ ले जाएगी? ये तेरे जानने वाली बात नहीं है। तू भी रंगीन मिजाज है मेरी तरह। वो तेरे को मिलने के लिए कह रही थी। इन बातों की तरफ ध्यान मत दे, अपने काम को पूरा कर। तेरे को लड़की नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? बता, अब क्या करना है? यहीं रहे। नील सिंह की पत्नी मिन्नो को सारे हालात बताएगी तो मिन्नो जरूर यहाँ आएगी। तो तेरे को मिन्नो से मार पिटाई करनी है, फिर भाग जाना है। भाग जाना है? हाँ। तेरे में इस वक्त जगमोहन की ताकतें हैं और जगमोहन मिन्नो से जीत नहीं सकता, इसलिए भाग चलना है। तेरे को ये दिखाना है तू इन सबके पीछे पड़ चुका है, किसी को नहीं छोड़ेगा। समझ गया। मिन्नो को कुछ कहना भी है तो बता दे। कहना है, सुन ले कि उससे कैसे बात करनी है। मोना चौधरी ने महाजन के घर के बाहर कार रोकी, फिर उतरकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी अंधेरे में छिपा बैठा जगमोहन मोना चौधरी पर झपट पड़ा। मोना चौधरी खुद को संभाल न पाई और नीचे जा गिरी। तुरंत ही उछलकर खड़ी हुई। अंधेरे में भी उसने सामने खड़े जगमोहन को पहचाना और उसके दांत भिजते चले गए। जगमोहन गुर्राहट भरे स्वर में कह उठा, मैं जानता था कि राधा तेरे को फोन करेगी, तू यहाँ आएगी। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था मोना चौधरी। महाजन कहाँ है? मोना चौधरी गुर्राई। तू उसे पाना चाहती है तो नगीना भाभी को मेरे हवाले कर दे। नगीना मेरे पास नहीं है, मैंने उसका अपहरण नहीं किया। मोना चौधरी ने गुस्से से कहा। झूठ बोलती है कमीनी। जगमोहन, मोना चौधरी गुर्रा उठी, जुबान को लगाम दे और महाजन को मेरे हवाले कर। नगीना भाभी और महाजन की अदला बदली कर ले। मैं तेरे को कैसे समझाऊं कि मैंने नगीना के साथ कुछ नहीं किया है? तेरा ये हरामीपन मेरे साथ नहीं चलेगा मोना चौधरी। उसी पल मोना चौधरी ने जगमोहन पर छलांग लगा दी। जगमोहन सतर्क था, उसने फुर्ती से खुद को बचाया। मोना चौधरी के पांव जमीन पर पड़े। वो ठिठक कर पलटी और जगमोहन को घूरने लगी। तूने कहा था कि जथुरा हम लोगों में झगड़ा करवाने की चेष्टा करेगा। सपन चड्डा ने बताई थी ये बात, मोमो जिन्ना ने उससे कही थी। तो तू समझता क्यों नहीं कि ये जथुरा की ही कोई चाल है? तेरे को किसने कहा? क्योंकि मैंने नगीना का अपहरण नहीं किया। मैं दिल्ली में ही थी, नगीना मुंबई में थी। तेरे को किसने बताया कि नगीना मुंबई में थी? पारसनाथ ने। उसका फोन आया था। तुमने भी तो पारसनाथ से बात की। तुमने पारसनाथ को बताया कि तुम मुंबई में हो, जबकि हकीकत में तुम लोग दिल्ली में ही हो। बाकी ने पारसनाथ के पास पहुंचकर झगड़ा किया। नगीना भाभी मुझे ना मिली तो मैं तुम सबको मार दूंगा। पागल मत बन, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। जगमोहन ने उसी क्षण रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले ली। मोना चौधरी का चेहरा बेहद कठोर हो गया। अकेला है तू? मोना चौधरी गुर्राई। तेरे लिए काफ़ी हूँ, मतलब कि इस वक्त तेरे को अच्छा बुरा समझाने वाला कोई नहीं। शब्दों को चबाकर मोना चौधरी ने कहा। तूने कई बार कोशिश की देवराज चौहान को मारने की, तो वो भी हिसाब अब पूरा हो जाएगा। मैं सारी की सारी गोलियां तेरे शरीर में उतार दूंगा। बचना चाहती है तो नगीना को, ठीक है चल मेरे साथ। मोना चौधरी कह उठी। कहाँ? जहाँ मैंने नगीना को रखा हुआ है उसे तेरे हवाले कर देती हूँ। अब आई रास्ते पर, पहले तो नखरे दिखा रही थी। जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। रिवाल्वर देखकर अकल आ गई?
मोना चौधरी वहां खड़ी जगमोहन को देखती रही। अंधेरा था उनके बीच। तू कार चलाएगी, मैं रिवाल्वर लेकर पीछे बैठूंगा, जगमोहन ने कहा। मोना चौधरी कार की तरफ बढ़ी। रिवाल्वर थामे जगमोहन भी कार की तरफ बढ़ा। अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोना चौधरी ने जूते की जोरदार ठोकर उसकी रिवाल्वर पर मारी। रिवाल्वर अंधेरे में कहीं दूर जा गिरी। मोना चौधरी ने सिर की ठोकर उसके चेहरे पर मारी। जगमोहन चीखा। मोना चौधरी ने ताबड़तोड़ घूंसे जगमोहन पर बरसा दिए। जगमोहन नीचे जा गिरा, हाँफने लगा। मोना चौधरी उसकी छाती पर पांव रखकर गुर्रा उठी। तो तू मुझे मारेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं। मोना चौधरी ने जूते की ठोकर उसके चेहरे पर मारी। जगमोहन पुनः चीखा, अब मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगी। एकाएक मोना चौधरी गुर्राई। तुझे? उसी क्षण जगमोहन ने मोना चौधरी की टांग पकड़ी और तीव्रता से झटका दिया। मोना चौधरी लड़खड़ाकर नीचे जा गिरी। जगमोहन फुर्ती से खड़ा हुआ और पलटकर भागते हुए चीखा, मैं फिर आऊंगा मोना चौधरी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बुरी मौत मारूंगा तुझे। जगमोहन वहां से भागता चला गया। अब भाग मत, सोहरी की आवाज कानों में पड़ी। मिन्नो तेरे पीछे नहीं आ रही। जगमोहन ने दौड़ना बंद किया और चलने लगा। मखानी, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है। अभी और काम तो नहीं है? नहीं तो लड़की ला, पूछता हूँ। फिर सोहरी की आवाज कानों में पड़ी। भौरी, कमला रानी क्या कर रही है? एक काम लेने जा रही हूँ, उसे देवा के बंगले पर भेज रही हूँ, जहाँ भंवर सिंह और त्रिवेणी भी हैं। ये काम निपट जाए तो बताना। मखानी को लड़की चाहिए। समझ गई, लेकिन इतनी दूर से कमला रानी मखानी को कैसे मिलेगी? तेरी शक्तियाँ कब काम आएंगी? तू तो पलों में कमला रानी को दिल्ली पहुंचा देगी। तू शरारती हो गया है सोहरी। मैं मखानी को खुश रखना चाहता हूँ, कमला रानी भी खुश हो जाएगी। मेरे को कब खुश करेगा तू? इन कामों से फुर्सत मिले तब ही तो मिल पाऊंगा तेरे से। तेरे से मिलने का दिल बहुत कर रहा है, जल्दी मिलेंगे। मखानी बोल पड़ा। ये भौरी थी? हाँ, मेरी बात की आड़ में तू अपनी खिचड़ी पका रहा है। मेरे पास वक्त कहाँ, बहुत काम करने हैं। ये कमला रानी कौन है? वो ही लड़की जिसका इंतजाम तेरे लिए कर रहा हूँ। इस लड़की के नाम से तो लगता है कि इसकी उम्र 100 साल से कम नहीं होगी। मखानी ने शिकायती स्वर में कहा। एकदम कड़क है। मिन्नो को देखा अभी तूने? वो कैसी है? बढ़िया, मजेदार। कमला रानी मिन्नो के रूप में ही मिलेगी तुझे, समझा क्या? कहकर सोहरी हंस पड़ा। मोना चौधरी ने महाजन के घर के भीतर प्रवेश किया। ड्राइंग रूम सारा अस्त व्यस्त दिखा। एक कुर्सी पर राधा बैठी नजर आई। उसका होंठ सूजा हुआ था। मोना चौधरी को देखते ही उसकी आंखें छलक आईं। वो उठी और दौड़कर मोना चौधरी से जा लिपटी। मोना चौधरी वो नीलू को बेहोश करके अपने साथ ले गया। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। मोना चौधरी का चेहरा बेहद कठोर हो गया। उसने राधा को अपने से अलग किया। तुम्हें जगमोहन ने मारा है? मोना चौधरी गुर्राई। हाँ, वो अपना नाम जगमोहन ही बता रहा था। कौन था वो? राधा ने भर्राए स्वर में कहा। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मोना चौधरी की आंखें गुस्से से जल रही थी। नीलू को? वो भी वापस आ जाएगा। जगमोहन मरेगा मेरे हाथों से, बुरी मौत मरेगा। मोना चौधरी गुर्रा उठी। क्या तुमने किसी नगीना को उठाया है? वो नगीना की मांग कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जगमोहन का दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मोना चौधरी ने कहा और फोन निकालकर पारसनाथ का नंबर मिलाने लगी। दूसरी बार की कोशिश पर नंबर लगा। हेलो, पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम सितारा को राधा के पास भेज दो पारसनाथ। क्यों? उधर से पारसनाथ का उलझन भरा स्वर आया। जगमोहन यहाँ झगड़ा करके महाजन को बेहोश करके अपने साथ ले गया। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मोना चौधरी के दांत भिज गए। जगमोहन मुंबई में है। वो उसने झूठ कहा तुमसे, सब कुछ झूठ कहा। जगमोहन बाके और बाकी सब भी दिल्ली में ही है। जगमोहन अभी यहाँ से गया है। जब मैं आई तो जगमोहन ने मुझे मारना चाहा। वो नगीना को पूछ रहा था। ओह, लेकिन बाद में भाग गया। भाग गया? वो भागने वालों में से नहीं है मोना चौधरी। पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। ना भागता तो मारा जाता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब अजीब बातें हो रही हैं। बाके मेरे पास अकेला आया, उधर जगमोहन अकेला दिखा। जबकि वो झगड़ा करने आया था तो उसे साथ में किसी को रखना चाहिए था। मेरे ख्याल में वे सब अपने अपने तौर पर नगीना की तलाश कर रहे हैं। तो तुम मानती हो कि नगीना गायब है? जरूर होगी, तभी तो देवराज चौहान के साथी हमारे पीछे पड़ रहे हैं। तुमने ये सोचा है
कि वह हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? पारसनाथ का आने वाला स्वर गंभीर था, क्योंकि उन्हें शक है कि नगीना को हमने उठाया। तुमने? हाँ, मैंने नगीना का अपहरण किया है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोना चौधरी के होंठ भिज गए। जवाब दो मोना चौधरी, क्या वो हमसे झगड़ा करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? ये बात नहीं हो सकती। तो वे लोग तुम्हारा ही नाम क्यों ले रहे हैं? मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। इस मामले में अवश्य कुछ रहस्य है। हमें जथुरा को नहीं भूलना चाहिए, जिसके बारे में सपन चड्डा ने बताया था। जथुरा किसी काल चक्र का इस्तेमाल कर रहा है हम लोगों में झगड़ा करवाने के लिए, और अब झगड़ा ही हो रहा है। तुमने नगीना का अपहरण किया है या नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि देवराज चौहान की तरफ से कहा जा रहा है कि तुमने उसकी पत्नी को उठाया है, और ये बात वो लोग खामखा तो कहेंगे नहीं। हमें इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। मोना चौधरी के क्रोध भरे चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर बोली, जब तक हम लोग देवराज चौहान के लोगों से बात न करें तब तक तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तुम ठीक कहती हो। मैं जगमोहन को फोन करके देखता हूँ, महाजन को भी वापस मांगता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इन हालातों में तुम्हारे फोन की परवाह करेगा। देखता हूँ। सितारा को यहाँ भेजो, उसके आने तक मैं राधा के पास हूँ। मोना चौधरी ने गंभीर गुस्से भरे स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि घटनाक्रम किस तरह मोड़ ले रहा है। अब दो जगमोहन, दो मोना चौधरी, दो बांकेलाल, और अब देखना यह है कि भौरी कमला रानी को किस रूप में देवराज चौहान के बंगले पर पहुंचाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी जथुरा के 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।